एपिसोड की शुरुआत कारे के स्कूल में होती है, जहाँ कातायामा आज फिर से लेट आया था। टीचर यूको तो उसे अपनी बेंच पर जाकर बैठने को बोलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कातायामा की पीठ फूल गई है। उससे इस बारे में पूछता है तो कातायामा बोलता है कि किसी वजह से मेरी पीठ पर सूजन आ गई है। कातायामा बहुत ही धीरे धीरे चलकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है और सभी बच्चों को वो काफी अजीब और डरावना लग रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी पीठ एक स्नेल की शील जैसी लग रही है। वही कारे समझ गई थी कि कातायामा पर भी उज़ुमाकी का कर्ज लग चुका है। इसके बाद हम टाउन के बाहर एक टूटे पुराने घर को देखते हैं। इसमें एक कपल आराम कर रहे थे जिनका नाम है काजुनोरी और यूरी। अचानक ही उन्हें कुछ आवाज आती है और वो दो सांपों को देखते हैं कि आपस में उलझे हुए थे। लड़की पूछती है कि क्या वो लड़ रहे हैं जैसे हम दोनों के पेरेंट्स लड़ते रहते हैं और एक दूसरे का गला दबाते रहते हैं, जिस पर लड़का बोलता है कि वो लड़ नहीं रहे बल्कि मीटिंग कर रहे हैं। वो सांप फिर रेंगते हुए घड़े में चले जाते हैं। उसी दिन कारे अपनी एक दोस्त शिनो के साथ स्कूल से वापस आ रही थी और वो दोनों एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। शिनो बोलती है कि पता नहीं अज़ामी का लापता हो गई है। कारे को तो उसकी बहुत याद आती होगी ना, और उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। कारे इसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जानती है कि अज़ामी मर चुकी है। शिनो फिर बोलती है कि अब मरे हुए लोगों को जलाने की जगह पर दफनाया जाता है क्योंकि जलाने से आसमान में स्पाइरल्स नजर आ रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि फ्लोरेंस में कुछ गड़बड़ है और मौसम भी खराब चल रहा है, इसलिए आसमान में स्पाइरल्स बन जाते होंगे। ऐसे स्पाइरल्स दूसरे शहरों में भी बने हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इस टाउन के किसी इंसान को जलाया जाता है, जो कि काफी अजीब बात है। इसलिए अब सभी लोगों को दफनाया ही जाता है ताकि उनके धोने से स्पाइरल ना बने। इस बात से शिनो को काफी डर लग रहा था कि उनके स्कूल के रास्ते में डेड बॉडीज गड़ी हुई हैं। अचानक ही उन दोनों के सामने एक लड़का आकर उसे डरा देता है। उस लड़के का नाम यामागुची है, जिसे लोग जैक इन द बॉक्स कहकर भी बुलाते हैं क्योंकि ये हमेशा ही लोगों को अचानक से ही डराता है। यामागुची को बचपन से ही कारे पर क्रश है। कारे का एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन यामागुची बोलता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी कारे को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इतनी सुंदर लड़की को उसके साथ देखकर सभी लोग चौंक जाएंगे। कारे बोलती है कि मुझे परेशान करना बंद करो और वो यहाँ से जाने लगती है। यामागुची चिल्ला के कहता है कि वो हार नहीं मानेगा और एक दिन कारे जरूर उसके प्यार में गिरेगी। कारे अब अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो देखती है कि काजुनोरी और यूरिको के फादर उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहे थे और उन्हें पीट भी रहे थे। कारे काजुनोरी के पास जाके उसे पूछती है कि वो ठीक तो है। काजुनोरी जब छोटा था तब उसकी फैमिली इस टाउन में रहने आई थी। वो लोग एक पुराने घर में रहने लगे थे और लोग उसे गरीबों का घर भी कहते हैं। काजुनोरी और यूरिको पड़ोसी हैं और उनके घर बिल्कुल आस पास हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स एक दूसरे से नफरत करते हैं। काजुनोरी को लगता है कि वो लोग सदगी हैं क्योंकि वो इस बात को सह नहीं सकते कि वो कितने गरीब हैं, तो वो अपने ध्यान भटकाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। जब दो सनकी लोग आपस में लड़ते हैं तो वो उलझ जाते हैं, इतना कि फिर उन्हें अलग करना भी नामुमकिन हो जाता है। कारे बोलती है कि लेकिन तुम तो उनकी तरह सनकी नहीं हो। काजुनोरी कहता है कि हाँ, वो और यूरिकी अभी इतने पागल नहीं हुए, लेकिन यहाँ रहे तो वो जरूर पागल हो जाएंगे, इसलिए वो दोनों साथ मिलकर भागने का प्लान बना रहे हैं। वो लोग परसों शाम को ट्रेन में बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। वो कारे से प्रॉमिस लेता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी और कारे कहती है कि वो नहीं बताएगी। इसके बाद कारे हॉस्पिटल जाती है शुची के मदर को देखने के लिए, जो अब तक तो ठीक है। वो शुची को काजुनोरी के बारे में बताती है कि काश वो दोनों खुशी से रह सकें। शुची बोलता है कि स्पाइरल के कर्ज की वजह से उनकी फैमिली आपस में लड़ती है। मैंने उनके घरों पर स्पाइरल सेंस किया है। स्पाइरल ही उन्हें सनकी बना रहा है और उनकी आत्माओं को घुमा रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उनके मोहल्ले में स्पाइरल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और अब तो पूरा टाउन ही स्पाइरल के कर्ज की चपेट में आता जा रहा है। वो कारे को एक लड़के की फोटो दिखाते हुए कहता है कि जब भी कोई स्पाइरल के कांटेक्ट में आता है तो उसे सभी की अटेंशन अपनी तरफ चाहिए होती है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। अब शुची नोटिस करता है कि कारे के बाल बड़े हो गए हैं। कारे अपने घर जाकर आईने में देखती है कि उसके बाल सच में अचानक ही लंबे हो गए हैं। अगले दिन जब कारे अपने स्कूल में जाती है तो सभी लोग उसके बालों की तरफ घूर रहे थे। क्योंकि नाम की एक लड़की बोलती है कि कारे तुम्हारे बालों क्या हुआ। कारे पीछे मुड़कर देखती है कि उसके बाल कर्ली हो गए थे और स्पाइरल का शेप बना रहे थे। कारे को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया, क्योंकि बोलती है कि उसे चोटी बांध लेनी चाहिए। अब क्लास के दौरान अचानक ही कारे की चोटी खुल जाती है और उसके बाल अपने आप ही वापस कर्ली हो जाते हैं। तभी उन्हें खिड़की पर किसी का चेहरा नजर आता है। सभी बच्चे ये देखकर डर जाते हैं कि कोई स्कूल की बिल्डिंग पर रींग कर रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि कातायामा था। ये लोग बाहर से देखते हैं कि कातायामा एक स्नेल बन चुका है। उसकी आंखें भी स्नेल की तरह बाहर निकल आई है, लेकिन इसकी हालत पर भी क्लास के बुली समूरा इस पर हंस रहा था। कारे अब स्कूल से निकलकर हेयर सैलून जाती है। वो अपने बाल कटवाकर छोटे करवाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही सैलून वाली वो लड़की कारे के बाल काटने जाती है तो उसके बाल उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की चिल्लाते हुए कारे को मॉन्स्टर बोलती है और वहाँ से भगा देती है। कारे के बाल अब अपने आप ही हिल रहे थे और वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल जाने की बात करते हैं तो कारे के बाल
उसका गला दबाने लगते हैं। कारे का छोटा भाई मित्सु कहता है कि उसके बाल गुस्सा है इसलिए उसका गला दबा रहे हैं। वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं। कारे के डैड कहते हैं कि शायद मित्सु सही कह रहा है और वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। ये सुनकर कारे के बाल उनका गला छोड़ देते हैं और उनमें बने स्पिरल्स को देखकर कारे की फैमिली पर भी कर्ज लग जाता है। अगले दिन कारे वापस स्कूल जाती है। सभी लोग उसके बालों को घोड़ने लगते हैं जैसे कि सभी उसके बालों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। क्यूको को अब कारे से जलन होने लगती है और वो कहती है कि वो कारे से ज्यादा अटेंशन लेकर रहेगी। इधर सैमुरा अभी भी कातायामा का मजाक उड़ा रहा था और जब वो कारे के बाल देखता है तो उस पर भी स्पिरल का कर्ज लग जाता है। कारे उस पिंजरे के पास आती है जिसमें कातायामा को बंद किया गया था। वो पूरी तरह से एक स्नेल बन चुका था और अपने शेल के अंदर सो रहा था। टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुलाया था जो बताते हैं कि कातायामा कुछ दिनों से घर ही नहीं आया है। टीचर उन्हें पिंजरे के पास ले जाकर बताते हैं कि ये है आपका बेटा। सेल को देखकर दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, ये हमारा बेटा नहीं हो सकता। इतना कहकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कारे को कातायामा के लिए बहुत बुरा लगता है और वो नल चालू करके उस पर पानी डालने लगती है क्योंकि स्नेल्स को हमेशा गिरा रहना ही पसंद होता है। कारे जब वापस जाती है तो कई सारे लोग उसके बालों को देखते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं। सामूरा भी उसके पीछे था लेकिन वो बहुत ही स्लो हो गया था। स्टेशन पर भी लोग बस कारे के बालों को ही घूर रहे थे। शुची भी उसे मिले बिना यहाँ से चला जाता है। अब घर जाते समय कारे को वापिस से यामागुची मिलता है और कहता है कि उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा लाया है, उसे खोल कर देखो। कारे कहती है कि वो उसे नहीं ले सकती, वो पहले ही किसी को पसंद करती है। यामागुची बोलता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कारे को उसका सच्चा प्यार दिखाई दे। इसके बाद वो बीच सड़क पर आके खड़ा हो जाता है और कारे से कहता है कि देखो मैं अपने प्यार की ताकत से इस कार को रोक के दिखाता हूँ। लेकिन वो कार नहीं रुकती और इस कार के टायर के तले चले जाने से यामागुची की मौत हो जाती है। उसके लिए तोहफे में जैक इन द बॉक्स वाला खिलौना लेकर आया था। अगले दिन जब सभी स्कूल जाते हैं तो उन्हें फिर से बिल्डिंग पर एक स्नेल रिंगता हुआ नजर आता है। लोगों को लगता है कि कातायामा पिंजरे से बाहर निकल गया है पर ये कातायामा नहीं था बल्कि सामूरा था। उसे भी पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है और दोनों स्नेल आपस में मीटिंग करने लगते हैं। अब पीछे क्योको कारे को आवाज लगाती है। उसने भी अपने बाल कारे के जैसे करवा लिए थे ताकि अब उसे भी कारे से ज्यादा टेंशन मिले। वो कारे से लड़ने आई थी लेकिन कारे को उससे लड़ने का कोई शौक नहीं था। उन बालों की वजह से वो बहुत ज्यादा थक रही थी। क्योको बोलती है कि इनमें से कोई एक ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। वो अब कारे पर अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। कारे के बाल भी क्योको पर अटैक करते हैं और बालों की लड़ाई होने लगती है। तभी शुइची एक कैंची लेकर यहाँ आता है और क्योको के बाल काट कर कारे का गला आजाद करता है। लेकिन कारे अब तक बेहोश हो गई थी। कारे के बाल शुइची को पूरी तरह से लपेट लेते हैं और कारे नीचे गिर जाती है। ये देखकर क्योको हंसने लगती है क्योंकि अब सिर्फ वो ही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और वो ही मटकती हुई यहाँ से चली जाती है। इधर शुइची कैंची से बाल काटते हुए उनमें से बाहर निकलता है और फिर कारे के भी बाल काट कर उन्हें छोटा कर देता है। इधर क्योको को भी सभी घूर रहे थे और उसे मिल रही इस अटेंशन से वो बहुत खुश हो रही थी। लेकिन यहाँ बाल उसकी सारी एनर्जी चूस लेते हैं जिससे वो बहुत थक जाती है। लेकिन उसे अब भी और अटेंशन चाहिए थी। वो खंबे को पकड़कर खड़ी हो जाती है। उसके बाद सिर लिपट जाते हैं जैसे किसी पेड़ की बेलन लिपटती है और क्योको की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर कारे को होश आता है और टीचर चिल्लाता है कि कातायामा और सामूरा अपने पिंजरे से भाग चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर मारना होगा वरना वो टाउन में आतंक फैला देंगे। उन दोनों के रेंगने के निशान पीछे छूटे हुए थे जिनका कारे और शुइची पीछा करने लगते हैं। उनका पीछा करते हुए वो लोग स्कूल वाली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहाँ उनका टीचर कोतो के एक गाड़ी के पास बैठा हुआ था जिसमें ढेर सारे अंडे थे। कोतो के बोलता है कि ये अंडे उन दोनों स्नेल्स ने दिए हैं। कारे को समझ नहीं आता कि वो दोनों तो मेल हैं तो उन्होंने अंडे कैसे दिए। कोतो के बताता है कि स्नेल्स मेल या फीमेल नहीं होते बल्कि वो हार्माफ्रोडिटिक होते हैं। अगर इन अंडों से बच्चे बाहर आ गए तो पता नहीं टाउन का क्या होगा। इसलिए कोतो के अपने पैरों से इन सभी अंडों को कुचल देता है, फोड़ने लगता है। कारे उसे अंडे फोड़ने से मना करती है लेकिन कोतो के बोलता है कि वो लोग अब इंसान नहीं है। वो सभी अंडों को कुचल देता है। कारे को अचानक याद आता है कि आज काजुनोरी और यूरी को भागने वाले हैं और उन्हें देखने के लिए वो दोनों स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। काजुनोरी और यूरी को भागते हुए उनके पास आते हैं और बताते हैं कि बाहर निकलते हुए उनके पेरेंट्स ने उन्हें देख लिया था और वो लोग स्टेशन पर उन्हें रोकने के लिए खड़े हैं। शुइची कहता है कि उन्हें बीच की तरफ जाना चाहिए। वहाँ किसी रास्ते से पीछा करते हुए सभी बीच तक आ जाते हैं लेकिन काजुनोरी और यूरी को बहुत थक चुके थे और उनके फादर उन्हें पकड़ लेते हैं। यूरी को बोलती है कि क्या उन्हें फिर से अलग कर दिया जाएगा, जिस पर काजुनोरी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब से उन्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, वो साथ में उलझेंगे। इतना कहकर काजुनोरी अपने शरीर को मोड़ लेता है तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद यूरी को भी खुद को मोड़ लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपस में उलझने लगते हैं बिल्कुल दो सांपों की तरह। यूरिको के डैड उन लोगों को अलग करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक स्टील केबल की तरह टाइट हो गए थे। यूरिको कहती है कि हमें अकेला छोड़ दो, वो उनके प्यार को अलग नहीं कर सकते।
वो अब हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वो रेंगते हुए समंदर के अंदर चले जाते हैं। अब इस रात को अचानक ही स्टॉर्म लाइट हाउस जो कि सालों से बंद पड़ा था अचानक ही चालू हो जाता है। कार रास्ते में एक औरत को देखती है जो कि बस गोल गोल चक्कर लगा रही थी, जबकि उसे लग रहा था कि वो अपने घर जा रही है, लेकिन वो बहुत देर से एक ही जगह पर चल रही थी। कार सोचती है कि अब ये क्या नई चीज शुरू हो गई है। स्टेशन के बाहर भी एक आदमी गोल चक्कर लगा रहा था। वो कहता है कि कोई मेरी मदद करो, मैं सीधा नहीं चल पा रहा हूँ। एक और लड़की थी जो कि एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही थी। स्कूल में अब सब बातें कर रहे थे कि वो पुराना लाइट हाउस अचानक ही जलने लगा, जबकि वो सालों से बंद पड़ा था। मुझे समझ नहीं आता कि इनका स्कूल अब तक खुला क्यों है। हमारा स्कूल होता कब का बंद हो चुका होता, जैसे कोरोना में हुआ था। उनके 2 बच्चे स्नेल बन गए हैं और ये स्कूल अभी भी चालू है, जैसे ये रोज की बात होगा। खैर, एक लड़की बोलती है कि उसने सुना है कि अगर कोई इस लाइट हाउस की लाइट में देख ले तो वो पागल हो जाता है और वो गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। अब अचानक गेट खोलकर उनका टीचर कोतोका अंदर आता है, जो खुद भी एक स्नेल बन चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर पर हजारों अंडे हों। खैर, फिर भी बेचारा बच्चों को पढ़ाने आया, जैसे हमारा मैथ का सर है, बारिश में भी आ जाता है। अरे जब स्कूल से घर आती है तो उसे अपना छोटा भाई मित्सु मिलता है, जो कि जल्दी में कहीं जा रहा था। वो लोग बीच पर जाकर देखते हैं कि एक बोट किनारे से टकरा गई थी। लोगों को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। कल तो लाइट हाउस भी चालू था। बोट पर जो 3 लोग थे वो बोट टकराने के बाद उसी पर चक्कर लगाने लगे और तीनों पानी में जा गिरे। लोगों ने एक को तो बचा लिया, लेकिन बाकी के 2 लापता हैं। एक आदमी बोलता है कि कल रात को 5 एक्सपर्ट लोग लाइट हाउस को चेक करने उसके अंदर गए थे, लेकिन अब 5 की कोई खबर नहीं है। मित्सु अब अपने कुछ दोस्तों के साथ लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। कारे उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर चले जाते हैं। कारे भी अंदर जाके मित्सु से कहती है कि वो तुरंत नीचे आए, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि ये सीढ़ियां कितनी कमाल की हैं, चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। कारे भी ऊपर जाने लगता है, लेकिन इन सीढ़ियों पर उससे बहुत थकान हो जाती है, जैसे वो एक ही जगह पर बार बार घूम रही है। साथ ही उसे यहाँ पर कोई चीज जलने की बदबू आ रही थी। अचानक ही कारे को सीढ़ियों पर कुछ लाशें दिखती हैं जो कि बुरी तरह से जल चुकी थी। ये उन्हीं 5 लोगों की लाशें हैं जो कल रात लाइट हाउस चेक करने के लिए आए थे। कारे देखती है कि 2 बच्चे डर के मारे यहाँ ही बैठे हुए थे। वो बताते हैं कि मित्सु और उसका दोस्त ऊपर गए हैं। कारे उनसे कहती है कि वो उन्हें ले जाने जा रही है, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकलो। कारे अब लाइट हाउस की टॉप पर पहुंच जाती है, जहाँ पर एक बड़ा सा स्पिरल था। मित्सु कहता है कि वो हिल नहीं पा रहा, ये स्पिरल हमें घूर रहा है। कारे कहती है कि ये लाइट हाउस का लेंस है, ये लेंस गोल गोल ही होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था, जैसे ये पिघल गया हो। अब कारे देखती है कि सूरज ढलने वाला है और ऐसा होते ही लाइट हाउस की लाइट ऑन हो जाएगी। वो समझ जाती है कि लाइट ऑन होते ही यहाँ का तापमान बढ़ जाता होगा और इसी वजह से 5 लोग जल कर मर गए। वो मित्सु को लेकर तुरंत ही नीचे जाने लगती है। सूरज ढलते ही लाइट हाउस का लेंस जलने लगता है और हीट उनकी तरफ आने लगती है। मित्सु का दोस्त ठोकर खा के गिर जाता है और हीट उसे वही जला के राख कर देती है। ये हीट कारे और मित्सु तक भी पहुंच जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कारे और मित्सु बचेंगे या नहीं, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।